नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक एक रूट है जिसका नाम है टी हार्स रूट, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसी रूट ने चीन की चाय को दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया और उसे प्रसिद्धि प्रदान की। तो ये टॉपिक है टी हार्स रोड, और ये एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि चीन के भारत में जो राजदूत हैं सू फेइहोंग, उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टी हार्स रोड के बारे में कुछ तथ्य साझा किए और ये कहा कि ये वही रूट है जिसने चीन को तिब्बत से और फिर तिब्बत के रास्ते भारत और दुनिया के अन्य जो देश हैं उनसे जोड़ा। यानी इसके जो टी हार्स रोड है इसके महत्व को कहीं ना कहीं रेखांकित किया है राजदूत ने। तो इसी की हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो ये टी हार्स रोड है जिसकी चर्चा एक बार हो रही है, तो आखिर ये था कहाँ, ये किन क्षेत्रों को जोड़ता था, क्या इसका महत्व था और क्यों ये धीरे धीरे रूट समाप्त हो गया और अब इसके संरक्षण के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सारे बिंदु हैं, इन पर एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टी हार्स रोड जिसने चीन से दुनिया तक पहुंचाई चीन की चाय को, और चर्चा में क्यों है। तो पहले ही हमने बात कर लिया कि हाल ही में जो चीन के भारत में राजदूत हैं सू फेइहोंग, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो रूट है इसकी चर्चा की कि टी हार्स रोड, ठीक है, और ये कहा कि ये वही रूट है जिसने चीन को तिब्बत से दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ा और उसमें ये टी हार्स रोड सबसे महत्वपूर्ण था। और ये कहा गया कि ये 2000 साल पुराना रूट है, एक सड़क है। इसका इतिहास आज का नहीं है बल्कि 2000 वर्ष से भी काफ़ी पुराना है, जो मूल रूप से देखें तो चाय के लिए बनाई गई थी और चीन की जो चाय है उसे दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचाया जा सके, और इसे इसी कारण से टी हॉर्स रोड भी कहा जाता है। इसमें जो हॉर्स जुड़ रहा है उसके बारे में आगे हम देखेंगे कि आखिर इसमें टी और हॉर्स दोनों जो वर्ड जोड़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस रूट से जो चाय है, जो घोड़े हैं, उनका क्या होता था, व्यापार होता था। इस कारण से इस रूट का नाम कह सकते हैं कि टी हॉर्स रोड पड़ चुका है। बात करें तो ये जो रूट है ये चीन को तिब्बत से और फिर तिब्बत से भारत और भारत के अलावा भारत से अन्य जो क्षेत्र हैं वो इस रूट से जुड़ते थे। उस समय अगर हम देखें तो इसकी जो लंबाई थी वो 2000 किलोमीटर से भी अधिक थी। ये अलग बात है कि ये जो टी हार्स रोड था वो एक एकल मार्ग नहीं था, अलग अलग मार्गों का एक कह सकते हैं कि संयोजन था। और उस समय जो चाय है, चाय तिब्बत से कोलकाता जाती थी और फिर यूरोप और एशिया में बिकती थी। यानी इसका जो क्षेत्र है इस रूट का वो सीमित नहीं था, ऐसा नहीं कि एशिया तक ही इसका प्रभाव था, बल्कि उस समय यूरोप और एशिया और उसके बाद अफ्रीका तक ये जो रूट है ये काम करता था। और उस समय देखें तो ये जो पुराना रूट था ये व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसी से जुड़ी हुई जो सारी बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर ले तो जो टी हार्स रोड है इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो जो चीन है और जो भारत है, दो जो पड़ोसी मुल्क हैं, इनके बीच में जो सांस्कृतिक और जो व्यापारिक लेन देन था उसकी लंबी परंपरा को ये रेखांकित करते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है, जो सांस्कृतिक संबंध है, वो हाल के वर्षों में नहीं रहे, ये काफ़ी प्राचीन रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो 2000 साल वर्ष पुराना ये जो टी हार्स रोड है, उस समय जो चाय है वो चीन से भारत पहुंचती थी तिब्बत के मार्ग के रास्ते। तो ये संबंध को दर्शा रहे हैं कि भारत और चीन के जो व्यापारिक जो क्षेत्र हैं, जो व्यापार का क्षेत्र है, जो रूट है, वो आज से नहीं चल रहा है बल्कि प्राचीन समय से चल रहा है। दूसरी अगर बात करें तो जिस मार्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो मार्ग है विशेष रूप से क्या है कि चाय और घोड़ों के व्यापार के लिए दुनिया में जाना जाता था, और इसी कारण से इसका जो नाम पड़ा वो टी हार्स रोड पड़ा। हालांकि उस समय अगर हम देखें कि जो सिल्क रोड था जो काफ़ी प्रचलित था, तो इतना सिल्क रोड के बराबर तो ये जो टी हार्स रोड है वो उतना प्रसिद्ध नहीं था। फिर भी इसने चीन, तिब्बत, भारत और उससे आगे के जो क्षेत्र हैं उनसे जोड़े रखने का एक महत्वपूर्ण काम किया, बल्कि आर्थिक और जो सांस्कृतिक संबंध है उन्हें भी विकसित करने में ये जो टी हार्स रोड है इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थोड़ा सा इस टी हार्स रोड के बारे में, इस रूट के बारे में देखते हैं। तो ये जो रोड है, एक रूट है,
ये एकल मार्ग नहीं था, सिंगल रूट नहीं था, बल्कि कई सारे जो छोटे रूट्स हैं उनका एक नेटवर्क था। इसी से इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं इस क्षेत्र से, जैसे आज आप देखते हैं कि एक जो हाईवे है वो सीधे निकलता है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये एक हाईवे की तरह नहीं था, बल्कि एक वृक्षाकार स्वरूप था। उस कई सारे जो छोटे छोटे मार्ग हैं वो इससे जुड़ते थे, और यही कारण था कि ये कई सारे जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ने का काम करता था। ये जो रूट है ये चीन के दक्षिण पश्चिम जो यूनान और सिचुआन प्रांत है वहाँ से शुरू होते थे और फिर तिब्बत तक ये पहुँचते थे। उसके बाद फिर भारत, नेपाल, बांग्लादेश तक ये पहुँच जाते थे। तो इस तरह से ये रूट उस समय बनाए गए थे, और कैसे ये भारत तक पहुँचते थे, फिर भारत से बांग्लादेश, चूँकि अब बांग्लादेश अलग हुआ है, उस समय एक तरह से भारत का ही हिस्सा था भारत, और इसके अलावा पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, नेपाल, भूटान, और यहाँ से एशिया के बाद ये फिर रूट कहाँ पहुँचता था, फिर ये एशिया से यूरोप तक पहुँचता था। तो ये जो रूट था ये केवल एशिया तक सीमित नहीं था। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस मार्ग पर बहुत सारे जो शहर थे, जैसे अगर भारत के शहर की बात करें तो इस रूट पे उस समय देखें तो जैसे आज राजधानी दिल्ली है, जो ख्याति अपने देश में दिल्ली को प्राप्त है, आज़ादी से पहले देखें तो वही ख्याति किसको प्राप्त थी, वो कोलकाता को थी। एक तरह से देखें तो उस समय राजधानी की तरह भारत का काम करता था कोलकाता। तो इस रूट पर जो भारत का शहर कोलकाता है वो स्थित था। इसके अलावा देखें तो जो लहासा है ये भी इसी रूट पर अवस्थित था। इसके अलावा आप देखेंगे तो चीन के महत्वपूर्ण जो सिटीज़ थे, जैसे दाली है, लिजियांग है, ये सभी इसी रूट पर अवस्थित थे। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं रूट था। इस रूट की बात करें, इस मार्ग की, तो इस मार्ग पर जो यात्रा थी वो उतना सरल नहीं थी। यात्रा इस मार्ग पर क्या थी, तो वो काफ़ी कठिन थी, और कठिन होने के पीछे जो कारण था वो यही था कि ये जो रूट गुजरता था काफ़ी दुर्गम क्षेत्रों से गुजरता था। ऊंचे ऊंचे जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं, खतरनाक जो घाटियां हैं, जो दर्रे हैं, जो बर्फीले क्षेत्र हैं, उनसे ये गुजरता हुआ रूट आगे बढ़ता था। इस कारण से ये काफ़ी दुर्गम और कठिन रूट माना जाता था। थोड़ा सा अगर इस पूरे रूट के ऐतिहासिक अगर बातों की हम चर्चा करें, हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड की हम बात करें कि जो टी हार्स रोड है, तो माना जाता है कि इस मार्ग की जो उत्पत्ति हुई वो कब हुई थी, तो वो 618 से लेकर किसके बीच में देखी जाती है, तो 907 ईस्वी है, इसके बीच ये मानी जाती थी। प्रसिद्ध जो बौद्ध भिक्षु यिजिंग है, उन्होंने अपने लेखन या जो भी उनकी कृतियां हैं उसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और उस समय दक्षिण पश्चिम जो चीन है, उस चीन से लेकर ये तिब्बत, तिब्बत से भारत, और वर्तमान का जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, और फिर यहाँ एशिया से यूरोप तक ये फैला हुआ रूट, इसका उल्लेख देखने को अलग अलग जो कृतियाँ हैं उनमें हमें मिलता है। बदलता जो तिब्बती क्षेत्र है और जो भारत है, यहाँ से जो घोड़े हैं, चमड़ा है, सोना, केसर, औषधि जो जड़ी बूटियाँ थी वो चीन भेजी जाती थी। तो उस समय बड़ा ही ये चर्चा में था, व्यापार के केंद्र में था। क्यों था, तो उस समय चाय और घोड़े का जो व्यापार है वो इस रूट से, इस सड़क मार्ग से कह सकते हैं सबसे अधिक होता था। क्योंकि चाय और घोड़ा मार्ग नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इस पर मुख्य रूप से चाय और घोड़ों का व्यापार सबसे अधिक होता था। अगर हम चाय के व्यापार की बात करें तो चीन में चाय बड़ी मात्रा में उत्पादित की जाती थी, और जो तिब्बत क्षेत्र था, अगर तिब्बत क्षेत्र की बात करें तो वहाँ ज़्यादा चाय की मांग थी, लेकिन वहाँ चाय का उत्पादन होता नहीं था। और एक लोक कथा में तो ये भी कहा जाता है कि जब चीनी राजकुमारी जो वेनचेंग है, उन्होंने 7वीं शताब्दी में तिब्बती जो राजा सोगतसेन थे, गंपो थे, उनसे विवाह करने के बाद तिब्बत गई तो वे अपने साथ चाय भी ले गई थी। और जल्द ही जो चाय है, जो टी है, वो तिब्बती खानाबदोशियों के दैनिक जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग बन गया। और फिर धीरे धीरे उस पूरे ठंडे क्षेत्र में देखें तो चाय जो थी वो काफ़ी पॉपुलर हो गई, क्योंकि चाय क्या देती है, वो गर्मी देती है, ऊर्जा बनाए रखती है, उसमें मददगार साबित होती है। तो धीरे धीरे तिब्बत में चाय की जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो काफ़ी बढ़ने लगी। और फिर तेज़ी से चीन से जो चाय है उसका जो व्यापार है वो कहाँ पहुँच गया, तो वो तिब्बत ठंडे क्षेत्र में पहुँच गया, और वहाँ से फिर भारत और अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में यहाँ से चाय का व्यापार होने लगा। दूसरी बात करें कि इस रूट से घोड़ों का व्यापार होता था, तो
चीन के जो मैदानी इलाके थे, जो प्लेन कह सकते हैं क्षेत्र थे, वहाँ पर जो हॉर्स हैं, जो घोड़े हैं, उनकी कमी थी। और तिब्बती जो क्षेत्र है, और ऊपर तिब्बत के ऊपर देखें जो मंगोलियन क्षेत्र है, जो मंगोलिया देश है वर्तमान में, वहाँ पर अगर हम देखें तो जो घोड़े हैं, और घोड़े में भी अच्छे नस्ल के जो घोड़े थे उनकी प्रधानता थी, वहाँ अच्छे घोड़े पाए जाते थे। और चीन को सैन्य अभियानों के लिए मजबूत इस तरह के जो कह सकते हैं अच्छे नस्ल के घोड़े हैं उनकी आवश्यकता थी। तो इस कारण से उन क्षेत्रों से जो घोड़ों का व्यापार है वो चीन में होने लगा, और चीन से चाय का व्यापार या जो चाय है उन क्षेत्रों में पहुंचाई जाने लगी। घोड़े चीनी सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए, और खासकर जो मंगोल आक्रमण होते थे उनसे निपटने के लिए चीन ने बड़ी संख्या में घोड़ों का व्यापार इस रूट के माध्यम से किया। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इस रूट की बात कर लें कि आखिर इस पूरे क्षेत्र में जो व्यापारी गतिविधियां हुई और जो सरकार का नियंत्रण था उसके बारे में क्या बातें महत्वपूर्ण हैं, तो 10वीं शताब्दी में चीनी जो सरकार है इसने मार्ग के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए सीमावर्ती जो काउंटियां हैं उन्हें आधिकारिक सेंटर के रूप में स्थापित कर दी। और इन केंद्रों का जो कार्य था वो क्या था, तो चाय और घोड़ों की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसे परखना, उसे चेक करना, उसे निर्धारित करना। व्यापारी इस मार्ग से जो कपास है, जो रेशम है, औषधि जो जड़ी बूटियां हैं, कीमती जो धातुएं हैं, ऐसे जो सामान है उसका भी व्यापार बड़ी मात्रा में करते थे। और इसके माध्यम से देखें तो जो शिल्प है, शिल्प के अलावा अगर हम बात करें तो भोजन है, ऐसी जो पदार्थ हैं उनकी भी मात्रा धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलने लगी। चाय को देखें तो संपीड़ित चाय ईंटों के रूप में पैक किया जाता था, यानी कंप्रेस किया जाता था, जैसे ब्रिक्स होता है उसी शेप में ये क्या की जाती थी कि पैक कर दी जाती थी, जिसका उपयोग तिब्बत में मुद्रा के रूप में भी उपयोग किया जाता था। तो इस तरह के बातें हैं कि पदार्थ जैसे होता है उसे एक तरह से हम देखें तो करेंसी के फॉर्मेट में, कि जैसे मान लिया कि इतनी चाय है और उसका जो मूल्य है वो इतने रुपए के बराबर है, तो अगर आप उस पैकेट को दे रहे हैं तो उसके एवज में आपको उतना मूल्य का जो भी करेंसी होगा वो प्रदान कर दिया जा सकता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिली। ये जो रूट था इसका जो सांस्कृतिक और राजनीतिक जो प्रभाव था इसकी अगर हम चर्चा करें तो इस मार्ग ने उस समय न केवल व्यापार ट्रेड को चीन या एशिया के बीच में बढ़ावा दिया, दूसरी बात करें तो यूरोप तक इसका विस्तार देखने को मिला। व्यापार ही नहीं हुआ बल्कि चीन और अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके बीच में जो व्यापारिक संबंध थे, जो सांस्कृतिक संबंध थे, वो भी विकसित होने में ये रूट काफ़ी मदद प्रदान किया। इस मार्ग ने जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और तिब्बती जो बौद्ध भिक्षु हैं इसी मार्ग से चीन, भारत और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में पहुँचे और वहाँ तीर्थ स्थल या वहाँ की यात्रा उन्होंने की, या इस तरह के जो भी स्थापना है वो भी उन्होंने किया। इस रूट के माध्यम से जो शिल्प है, वास्तुकला है, भोजन की जो परंपराएं हैं वो भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंची। लेकिन अब बात करें कि फिर इतने महत्व होने के बावजूद जो टी हार्स रोड है इसका पतन कैसे हुआ, तो देखिए 19वीं और 20वीं सदी में इसका पतन माना जाता था। वर्ष 1912 से लेके किंग जो राजवंश है उसका पतन हुआ, जिससे इस मार्ग का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम होने लगा। यूरोप और एशिया के बीच में जो समुद्री मार्ग है वो विकसित हुए, इसकी उपयोगिता को अब ये जो समुद्री मार्ग है उन्होंने कम कर दिया। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके दौरान इस मार्ग का जो उपयोग है ये सैनिकों और आपूर्ति के परिवहन के लिए किया गया, लेकिन इसके बाद इसका व्यावसायिक स्तर पे जो उपयोग है वो बंद हो गया और इसी कारण से ये धीरे धीरे समाप्त होने लगा। आधुनिक युग की बात करें कि उस समय इसके पतन से क्या संबंध है, तो देखिए वर्ष 1949 में जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसकी स्थापना चीन में हुई और नई सड़कें और रेल मार्ग बनाए जाने शुरू हुए, जिससे ये मार्ग एक तरह से क्या है कि अप्रचलित हो गया, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों से गुजरता था और कई सारी समस्याएं इसके सामने थी। आधुनिक जो परिवहन साधन है उनकी उपलब्धता ने इस मार्ग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। माओ त्से तुंग की जो भूमि सुधार नीति थी उसके बाद देखें तो इस मार्ग पर काम करने वाले जो कुलियों हैं और जो मजदूर हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी कमी आ गई। टी हार्स
रोड जो है इसका जो संरक्षण है, जो पर्यटन है, उस दृष्टिकोण से अगर महत्व की बात करें तो हाल के वर्षों में जो चीन की सरकार है इसने ऐतिहासिक इस टी हॉर्स रूट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। लिजियांग को 1997 में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वो घोषित किया गया है। लिजियांग का जो ऐतिहासिक केंद्र दक्षिणी सिल्क रोड है, टी हॉर्स रोड है, उसका रूट का कह सकते हैं कि एक जंक्शन माना जाता है, एक संगम माना जाता है। इसकी जो वास्तुकला है, कला है, सामाजिक जो जीवन है, उसमें विभिन्न जो सांस्कृतिक प्रभाव है उसके रूप में देखा जा रहा है और स्थानीय सरकारें इस मार्ग को सांस्कृतिक महत्व और इसके संरक्षित करने के लिए प्रयास तेजी से कर रही हैं। तो ये पूरा हमने देख लिया कि आखिर जो टी हॉर्स रोड है वो क्यों चर्चा में है, आखिर ये रूट था कहाँ, किस समय था, किसके शासनकाल में था, इसका नाम टी हॉर्स रोड क्यों पड़ा और इस रूट से कौन कौन से क्षेत्र जुड़ते थे, वहाँ के कौन से शहर जुड़ते थे, उनके लिए इस रूट का क्या महत्व था और क्यों ये धीरे धीरे अप्रचलित हो गया और समाप्त हो गया, इसके पीछे कारण क्या था और अब वर्तमान समय में इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसके महत्व के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमने बात की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, किस शहर को टी हॉर्स रोड और दक्षिणी सिल्क रोड का संगम माना जाता है? लहासा, लिजियांग, कोलकाता और चेंगतू। तो इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, और इसके बारे में अगर कोई प्रतिक्रिया आपकी है तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया हमें प्रेषित भी कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।